हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद हमारे सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर देना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो की जो पीडीएफ नोट्स की लिंक है वो डाल के रखी है, जिससे करके एग्जाम टाइम पे वापस से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइट, तो लाइट का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। दिन के उजाले में हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दिन के उजाले में सन में से जो लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में चली जाती है, जिससे करके हम ये ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, कुछ भी लाइट होती नहीं है, तो लाइट आती नहीं है, तो रिफ्लेक्ट होने का सवाल नहीं है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पे से लाइट रिफ्लेक्ट होगी नहीं, हमारी आंखों में आएगी नहीं, जिससे करके हम रात में किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है कि वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट इनसाइड दी डार्क रूम। ठीक है, अंधेरा जिस रूम में होगा वहां पे हम कुछ नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आंख में आएगी नहीं। उसका रीजन क्या है? ड्यूरिंग द डे light is imparted on the object and reflected back inside the eyes so that object becomes visible। रिफ्लेक्ट होके आंख में आएगी तभी जाके हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, अंधारे में ये पॉसिबल है नहीं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, लाइट के अंदर बहुत सारी रेज होती है, जैसे कि हो गया अल्फा रे, बीटा रे, गैमा रे, अल्ट्रावायलेट रेज। ये सारी रेज लाइट के अंदर मौजूद होती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी क्या? रे ऑप्टिक्स यानी द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। रे का मतलब होता है लाइट और ऑप्टिक्स का मतलब होता है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। सो आई होप लाइट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना के रखी है, ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनाई जाती है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की एक साइड पे हम सिल्वर कलर कर देंगे और बाद में उस पे ब्लैक कलर का कोटिंग कर देंगे, यानी सिल्वर कलर ब्लैक कोटेड ऐसी जो सरफेस होती है, ये हमारी एक सरफेस है। एक साइड हम क्या कर देंगे? सिल्वर कलर कर देंगे और बाद में ब्लैक कोटिंग कर देंगे, तो ये हमारी सरफेस कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऊपर वाली सरफेस हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। अब यहां पे क्या होगा कि अगर हम एक रे को इंसिडेंट कराते हैं, कोई एक रे आ रही है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये रे क्या करेगी? बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होती है रे की बाउंस बैक कर जाने की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ये फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है कि द फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होने की जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ टर्म्स का मतलब समझना जरूरी है। जैसे कि हो गया, सबसे पहले हम इंसिडेंट रे ले लेते हैं। इंसिडेंट रे यानी कि क्या? ऐसी रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, उसे इंसिडेंट रे बोल देंगे। तो वही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, इंसिडेंट रे यानी क्या? द रे विच इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको इंसिडेंट रे बोल देंगे। अब ये जो इंसिडेंट रे जो पॉइंट पे आ रही है, जो पॉइंट पे आ रही है, जो पॉइंट पे आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, वो पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसे पी से रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी क्या? कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे रे आ रही है, जहां पे रे इंसिडेंट कर रही है, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल देंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हमेशा हमें एक लाइन बनानी होगी और ये जो लाइन है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ऐसी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास हो रही है, वो लाइन को हम बोल देंगे नॉर्मल। सो आई होप नॉर्मल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। नॉर्मल यानी क्या? नॉर्मल यानी क्या? नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर लाइन
किससे परपेंडिकुलर लाइन हम बना रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहां से हम बता रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। तो ड्रॉन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसे क्या बोल देंगे? नॉर्मल बोल देंगे। सो आई होप नॉर्मल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ऐसी एक लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होती हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम बोल देंगे नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी क्या? ऐसी रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए या बाउंस बैक हो जाए, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे यानी क्या? द रे विच रिफ्लेक्ट्स या बाउंस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है टर्म आई। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी क्या? ये जो हमारा नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। यानी किन दोनों के बीच का एंगल? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। उसी तरीके से आर की बात करें, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किन दो के बीच का एंगल है? एक तो हो गया नॉर्मल और दूसरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी क्या? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो आई होप ये बेसिक टर्म सारे समझ आ गए होंगे। अब 9th क्लास में हमने 8th क्लास में शायद से, तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ। तो वही दो लॉ यहाँ पे लिखे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 रखा, 30 पे ऐसे इंसिडेंट कराया, तो रिफ्लेक्ट होके कितने पे जाने वाला है? 30 पे जाने वाला है। अगर 20 पे रखा तो 20 पे जाएगा। यानी आई और आर दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर हमने 10 पे कराया तो ये 10 पे निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमने नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट कराया यानी जीरो एंगल रखा आई का, तो आर का भी एंगल जीरो होगा। यानी ये कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन में ही जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ हम कंसीडर करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये लॉ हर एक सरफेस के लिए करेक्ट है? तो हम बोलेंगे हाँ, हर एक सरफेस के लिए करेक्ट है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी अनइवन सरफेस है तब भी क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यानी हर एक जगह पे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान के चलते हैं ऐसे, ये हमारा इंसिडेंट रे आया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ये सरफेस के परपेंडिकुलर हम ऐसी लाइन बनाएंगे, ये एंगल मान के चलते हैं 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई बराबर आर, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी 10 डिग्री होगा। यानी आई बराबर आर, ये केस में भी अनइवन सरफेस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है? ये जो तीन चीज है, कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन में मौजूद होगी। एक ही प्लेन में तीनों की तीनों चीज प्रेजेंट होगी। तो वही बात लिखी है, इंसिडेंट रे एक हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, दूसरा हो गया नॉर्मल हो गया। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। सो आई होप रिफ्लेक्शन क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन यानी क्या। तो रिफ्लेक्शन हमने समझा, जिसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम का यूज किया था। जैसे कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, एयर में से एक रे आई, ठीक है, बाद में बाउंस बैक करके कहां पे चली गई? एयर में ही चली गई, रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्रैक्शन के अंदर हमें दो अलग अलग मीडियम लेने पड़ेंगे, तभी जाकर रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम एयर लिया है, दूसरा मीडियम ग्लास लिया है। ठीक है, और ये दोनों मीडियम जो सरफेस से अलग होते हैं उसे बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस यानी क्या? ऐसी एक लाइन या फिर ऐसा एक सरफेस जिससे दो अलग अलग मीडियम एक दूसरे से सेपरेट हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या है? एयर है, नीचे पानी है, एक सरफेस है, एक लाइन है। वो लाइन क्या कर रहा है? दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो वो सेपरेशन लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। दो डिफरेंट मीडियम को जो सेपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेस या फिर एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे ली, यानी कि एयर में से एक रे आ रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये रहा, यहाँ से हमने एक नॉर्मल बनाया, परपेंडिकुलर, इंटरफेस के परपेंडिकुलर बनाया। ये एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जो रे है वो कुछ ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी, ठीक, ऐसे जाना चाहती थी, डॉटेड लाइन से बताया है, लेकिन ऐसे गई नहीं, अपना रास्ता भटक गई। ये क्या हो गई? डेविएट हो गई, बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई।
ठीक है, ये ऐसे बैंड हो गए यानी ये रे रिफ्रैक्ट हो गई, बैंड हो गई यानी रिफ्रैक्ट हो गए, तो ये रे को रिफ्रैक्टेड रे बोल देंगे। और नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रे क्या कर रही है, अपना रास्ता भटक रही है, बैंड हो रही है। कहाँ पे बैंड हो रही है? इंटरफेस पे बैंड हो रही है। तो ये जो फिनोमिना होती है लाइट की बैंड होने की इंटरफेस पे, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, तो ये फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी क्या कि इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट बोले तो अपारदर्शी मीडियम। ठीक है, तो वही बात बोर्ड पे लिखी है कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कहां पे बेंड होती है लाइट? इंटरफेस पे। कौन से इंटरफेस पे? जो दो मीडियम को सेपरेट करता है ऑफ डिफरेंट टू मीडियम्स। कब? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही हो तब। तो इन शॉर्ट रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, इतना याद रखना है। कहां पे बेंड होगी? इंटरफेस पे बेंड होगी, जहां पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं वहां पे लाइट बेंड होगी। ठीक है, उसको रिफ्रैक्शन बोल देंगे। अब ये चीज हमने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व की हुई है। जैसे कि हमने एक कांच का ग्लास लिया, उसके अंदर हमने आधा ग्लास पानी भर दिया, उसमें अगर हम एक चम्मच डालते हैं तो क्या देखते हैं हम? चम्मच बैंड हुआ है थोड़ा सा। कहां पे? इंटरफेस पे, अगर आपने देखा हो तो। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर में से वाटर में जा रही है, तो वो बैंड होने वाली है। इंटरफेस पे बैंड हुआ यानी चम्मच हमें कैसा लगेगा? थोड़ा बैंड थोड़ा लगेगा। ठीक, तो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा रिफ्रैक्शन का मतलब। अब इसमें भी दो लॉज आते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में दो लॉ देखे, ऐसे रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ आते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या बोलता है कि ये जो तीन चीज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों चीज एक ही प्लेन में मौजूद है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो वही बात लिखी है, इंसिडेंट रे एक चीज, रिफ्लेक्टेड रे दूसरी चीज, नॉर्मल, ये सारी चीजें प्रेजेंट है सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब यहां पे दूसरा लॉ क्या बोलता है? क्या हम रिफ्लेक्शन वाला लॉ लगा सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला या रिफ्लेक्शन वाला? तो हम बोलेंगे ये लॉ हम नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या निकला कि अगर ये 30 डिग्री है आई, ठीक है, तो ऐसे करके निकला तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये क्या हो गया? ऑपोजिट एंगल्स हो गया। यानी लाइन तो ऐसे, रे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, रे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बेंडिंग हुआ नहीं। बेंडिंग हुआ नहीं यानी रिफ्रैक्शन हुआ नहीं। बात समझ में आ रही होगी शायद से। यानी कि ये वाला लॉ हम लगा पाएंगे नहीं। ये लॉ लगाया तो क्या मतलब निकला? ये 30 पे क्या है तो ये भी 30, यानी लाइट सीधी जा रही है, बैंड कहां पे हो रही नहीं है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये लॉ हम लगा नहीं पाएंगे, तो उसकी जगह पे हमें एक नया लॉ पढ़ना पड़ेगा। वो लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर हम रेशियो लेते हैं किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम रेशियो लेते हैं साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर का, तो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये साइन से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको अपकमिंग सेशंस में पढ़ाए जाएंगे मैथ्स के अंदर, जिसकी कुछ वैल्यूज आती है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी कुछ वैल्यू आती है। खैर इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, स्नेल्स लॉ हम याद रख लेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है कि अगर हम रेशियो लेते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसका वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यही चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये लॉ बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है आई और आर का, उससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने 60 रखा, यानी 60 पे हमने लाइट दी यहाँ पे। ठीक है, तब हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला? 50 मिला, यानी कि ये एंगल कितना मिला? 50 मिला। बाद में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाया, 70 किया, और बढ़ाया 70 किया। वापस से हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर किया तो वो और बड़ा 60 हो गया, और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया 80 पे कर दिया। वापस से हमने आर का वैल्यू मेजर किया रिफ्रैक्शन का, वो और बढ़ गया, 70 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये वाले रीडिंग की बात करें, फर्स्ट रीडिंग की बात करें, इस पे अगर हम ये लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा? साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय साइन ऑफ 50। ठीक है, साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय साइन ऑफ 50। इसका कुछ आंसर निकल के आया, मान के चलते हैं 1.5 आंसर निकल के आया। ठीक है, अब हम सेकंड रीडिंग की बात करते हैं, इस पे हम ये वाला लॉ लगाते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 70 डिवाइड बाय साइन ऑफ
60 आ जाएगा, साइन ऑफ 70 डिवाइड बाय साइन ऑफ 60। इसका आंसर भी हमें मिला 1.5, ठीक है। यानी साइन ऑफ 60 ये पहला रीडिंग का आंसर बराबर दूसरे रीडिंग का आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरे रीडिंग की बात करते हैं। तीसरे रीडिंग पे हम ये वाला लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, साइन ऑफ 80 डिवाइड बाय साइन ऑफ 70, ठीक है। इसका भी आंसर हमें मिला 1.5। इसका भी आंसर हमें कितना मिला? 1.5। यानी कि हर एक केस में हमें आंसर कैसे मिल रहे हैं? 1.5। हर एक केस में आंसर चेंज नहीं हो रहा, हर एक केस में आंसर कांस्टेंट रह रहे हैं, इसलिए हमने लिख लिया कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट आया हमारा? 1.5 आया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आंसर क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और ये जो कांस्टेंट आंसर आता है उसे हम बोलते हैं ईटा। ईटा ये सिंबल है एक, ईटा को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो कांस्टेंट का आंसर आया साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर का, उसको बोल देंगे ईटा। तो वही बात लिखी है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे ईटा का वैल्यू क्या हो गया? ईटा का वैल्यू हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वही बात लिखी है, ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देख लिया हमने 1.5 1.5 1.5 आ रहा है, और वो कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो क्या बताता है? ईटा। ईटा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब देखते हैं एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ये तो हमने ये समझा कि स्नेल्स लॉ में जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। कांस्टेंट आ रहा है 1.5, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। लेकिन अब एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन में क्या, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तब इंटरफेस पे वो थोड़ी बैंड हो जाएगी। ऐसे जाना चाहती थी लेकिन थोड़ी बैंड हो गई, ठीक है। अब कितनी बैंड होगी वो कौन बताएगा? वो बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है। यानी कितनी बैंड होगी वो किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, वो मीडियम के, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा? लाइट कितनी बैंड होगी, तो वही लिखा है हाउ मच रे ऑफ लाइट बैंड्स, वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया, यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया मीडियम टू, और यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, वाटर ले लिया। और अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी मीडियम टू का विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्या लिखा हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ईटा। ईटा किसका? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो कैसे हम ढूंढेंगे? साइन आई बाय साइन आर, ये रहा आई, ये रहा आर, देख लिया था हमने। अच्छा, उसी तरीके से अगर हमें ढूंढना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ईटा 2 बाय ईटा 1। यहां पे हम इसे कैसे लिख पाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 हमारा क्या है? ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये क्या है? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ग्लास 2 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मान के चले कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सो आई होप ये सारे इक्वेशन कैसे बने वो समझ में आ गए होंगे। इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट कितनी बैंड होगी, ठीक है, लाइट कितनी बैंड होगी। अच्छा, अब लाइट कितनी बैंड होगी वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। मान के चलते हैं कि हमारे पास ग्लास है तो लाइट कुछ बैंड हुई, ठीक है। अगर हमने डायमंड लिया तो लाइट और भी ज्यादा बैंड होगी। क्यों? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसका मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर हमने वाटर लिया तो कम बैंड करेगा, ग्लास लिया तो और बैंड करेगा। क्यों? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। डायमंड लिया तो और बैंड करेगा। क्यों? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो वही बात लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 करना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 साइन आई बाय साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू को हमेशा नीचे रख लेंगे,
ठीक है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि वेलोसिटी के टर्म में क्या इक्वेशन याद रखेंगे, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो v1 बाय v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये भी याद रख लेना, रेसिप्रोकल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये वाला याद रख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसे ईटा 21 भी लिख सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को क्या बोल देंगे, v1 बाय v2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हम ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे बात अच्छे से समझ में आएगी, अभी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा सारी पिक्चर क्लियर होंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे ईटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा एम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यानी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या देखा कि हम कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढा किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या, कि जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया है, एयर ग्लास, हम क्या करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि जब भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ढूंढा जाता है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, हमेशा एयर, तभी जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, यही पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। यहां पे ग्लास का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा नहीं, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। और एब्सोल्यूट यानी क्या, हमें ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहां पे लिखी है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर हम ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम नोटेशन थोड़े चेंज करेंगे, क्या कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हम c मान लेंगे, यहाँ पे v1 मानी थी, यहाँ पे c मान लिया, और c का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, कांस्टेंट हो रहता है, ठीक है। बाद में यहाँ पे दूसरे मीडियम में हम लाइट का स्पीड v मान लेंगे, यहाँ पे v2 माना था, ठीक है। तो ये इक्वेशन में क्या बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय सेकंड मीडियम, यहाँ पे भी ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फर्स्ट मीडियम बाय सेकंड मीडियम, c बाई v, तो c बाई v आ गया हमारा, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर को हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू का जो भी होता है वो नीचे आता है, ठीक है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट को हम क्या लिखते थे, सेकंड बाय फर्स्ट, तो ग्लास विथ एयर, ग्लास बाय एयर, c बाई v। अच्छा, अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, c बाई b, यानी कि हमें सीधा क्या मिला, हमें वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, जबकि यहाँ पे क्या मिलता था, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर मिलता था, इसलिए हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। यहाँ पे सीधा हमें वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, ग्लास का ही मिला, तो वही मीडियम का मिला, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाय m v। तो आई होप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या, किसी के रिस्पेक्ट में हम ढूंढ रहे हैं, किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हम ढूंढ रहे हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या, जो मीडियम के रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हैं वो हमेशा एयर होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसलिए हमें वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा जिसके ये जो हमारा ग्लास है उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलेगा, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू एयर ढूंढ रहे हैं। तो शायद से बात समझ में आ गई होगी।
अब यही चीज को हम एक न्यूमेरिकल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास। तो ये रहा एयर और ये रहा ग्लास, एयर टू ग्लास ऐसे जा रही है, सी एयर में और यहाँ पे वी ऐसे जाना चाहती थी लेकिन रिफ्रैक्ट हो गई, बैंड हो गई, ठीक है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी एयर टू ग्लास जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एयर है यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा है किसका, एयर का। हम बोलेंगे नहीं एयर का तो 1 होता है, तो किसका देके रखा है, ग्लास का देके रखा है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना देके रखा है, 1.5 देके रखा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी ग्लास में v का वैल्यू कितना होगा ये हमें पूछा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ग्लास का देके रखा है 1.5, सी बाई वी 1.5 रख दिया। सी कितना है याद रखना है हमें, 3 × 10⁸ लाइट का स्पीड एयर के अंदर डिवाइड बाई वी। वी पूछा है हमें ग्लास में कितना स्पीड है, तो वी को सब्जेक्ट बनाया तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। ये 1.5 का डेसिमल निकालेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। बाद में ये 3 5 ये यहाँ से 5 2 जाएगा तो 2 × 10⁸, यानी इतना इसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, ग्लास में। सो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल था उससे समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं और अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें। तो यहाँ पे हमने 3 डायग्राम बना के रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या एक्चुअल में, अब समझ में आने वाला है हमें। तो यहाँ पे हमने ऊपर एयर लेके रखा है, एयर है, ठीक है, एयर है, यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं, यानी वही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे वाटर हमने लिया है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। यहाँ पे ग्लास लिया है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा जी यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। यहाँ पे डायमंड लिया है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट जो है यहाँ पे ऐसे जाना चाहती थी, थोड़ा सा बेंड हुई। ये केस में लाइट ज्यादा बेंड हुई, ये केस में लाइट ऐसे जाना चाहती थी, बहुत ज्यादा बेंड हुई, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम बेंडिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा बेंडिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम ज्यादा है, एकदम ज्यादा बेंडिंग है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शन में होता है, बेंडिंग के प्रोपोर्शन में होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग। डायमंड में सबसे ज्यादा बेंडिंग है, क्यों, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ठीक। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब डायमंड शाइन क्यों करता है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जैसे ही लाइट एंटर करती है लाइट बैंड हो जाएगी, ठीक है। लाइट बैंड हुई तो वो शाइन करेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे वाटर है, वाटर का डेंसिटी कैसा है, कंपेयर टू ग्लास कम है। डायमंड का डेंसिटी कैसा है, कंपेयर टू ग्लास ज्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी वाटर का कम है, यानी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के वो दूर दूर ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, दूर दूर ऐसे कुछ होंगे, डेंसिटी कम है। ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पास पास होंगे, ठीक है, पास पास होंगे। डायमंड का डेंसिटी और ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल ऐसे एकदम भरे पड़े होंगे अंदर, एकदम टाइटली ऐसे भरे पड़े होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा हम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे डेंसिटी भी तो बढ़ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर का 1.33 डेंसिटी थोड़ा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया ग्लास में तो डेंसिटी और बढ़ा, और डायमंड का बढ़ा तो इसका डेंसिटी और बढ़ा, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, डेंसिटी के। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है दूर दूर है तो लाइट इतनी ज्यादा बैंड होगी नहीं, लाइट को इतनी दिक्कत नहीं होगी पास होने में, ठीक है। जबकि डायमंड के अंदर मॉलिक्यूल पास पास में है, एटम पास पास में है, तो लाइट को पास होने में, एंटर होने में मुश्किल पड़ेगी, जिसके कारण लाइट ज्यादा बैंड होगी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, बेंडिंग तो बढ़ता जाता है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स भी बढ़ते जाते हैं, डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, और डेंसिटी बढ़ी तो ये जो लाइट की स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वाटर में मस्त निकल जाएंगे, क्यों,
मॉलिक्यूल दूर दूर है, थोड़ी सी कम होगी स्पीड। यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास में है तो और ज्यादा बैंड होगी, स्पीड थोड़ी और कम होगी। यहाँ पे एकदम पास पास में एटम्स है तो क्या होगा, बैंड सबसे ज्यादा होगा और स्पीड एकदम कम हो जाएगी। जैसे क्राउडेड एरिया में हम जा रहे हैं तो हम हमारी स्पीड अफेक्ट होगी, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बढ़ेगा ऐसे स्पीड कम होती जाएगी लाइट की। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो वही लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ऐसे ऐसे स्पीड कैसी हो जाएगी, बैंड ज्यादा होगी, स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा स्पीड कम हो गई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, ऐसे आते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ स्पीड बढ़ जाएगी। यानी वाटर में सबसे ज्यादा स्पीड होगी और एयर में तो उससे भी ज्यादा स्पीड होगी क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। सो आई होप ये 3 कंक्लूजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है, मीडियम, सॉरी गलत लिखा, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ये भी याद रख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल लेना है, या फिर 2 1 इज इक्वल टू, इससे एक ही बात है, ठीक। अच्छा, तो इतनी चीज तो अच्छे से समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं कि यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं ये चीज को, ठीक है। ये थोड़ा रब कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे जाना चाहती थी लेकिन बैंड हो गई। कहाँ पे बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये हमारा नॉर्मल है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन बना, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो जब भी लाइट, ये कौन सा मीडियम है हमारा, एयर यानी पतला मीडियम यानी रेयर मीडियम है, डायमंड कैसा है उसके कंपेयर में डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, याद रखना है। तो वही लिखा है यहाँ पे, रेयर टू डेंसर जाती है, ये पतला है ये मोटा है, रेयर टू डेंसर जाती है तो बट ऑब्वियस है बेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी भी देख लिया हमने, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। ऑपोजिट देखते हैं, ऑपोजिट यानी हमने ऐसे रे डाली, ठीक है, ऐसे रे डाली यानी डेंसर से रेयर में अब रे जा रही है, ठीक है। तो ये रे ऐसे जाने की कोशिश करेगी, ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन तब क्या होगा, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहां से हमने रे डाली, ठीक है, यहां से हमने रे डाली, ठीक है। अब इसको क्या मिल गए, मॉलिक्यूल दूर दूर मिल गए, मॉलिक्यूल दूर दूर मिल गए। क्यों, एयर है, मॉलिक्यूल दूर मिले तो वो तो फैल जाएगी मस्त एकदम। ऐसे डालने पर बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ऐसे डालने पर वो फैल जाएगी यानी कहां चली जाएगी, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो वही लिखा है, डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो फैल जाएगी यानी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है। अगर समझ में ना आया हो तो ये वाला वर्ड याद रख लेना, डर, DAR, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे चली जाएगी, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रॉपर मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तक हमने 2 मीडियम की बात करी, ठीक है। अब हम 3 मीडियम की बात करते हैं। तो 3 मीडियम में मान के चलते हैं, एक एयर मीडियम है, दूसरा मीडियम ग्लास है, तीसरा मीडियम वाटर है। यहां से एक रे आई, एक नॉर्मल बनाया हमने, एयर से ग्लास में गई, एयर से ग्लास यानी ये कैसा है, रेयर टू डेंसर गई, रेयर टू डेंसर गई, ये नॉर्मल बना दिया। रे ऐसे जाना चाहती थी, डेंसर मीडियम में आई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, दब गई थोड़ी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बना दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, ठीक है। अब रे ऐसा जाना चाहती थी, ग्लास से वाटर में गई, वाटर क्या है, वाटर रेयर है, ग्लास डेंसर है, यानी अब रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है यानी फैलने वाली है। लाइट ऐसे जाना चाहती थी लेकिन फैल गई यानी अवे ऑफ द नॉर्मल, ये देखा एरो, अवे ऑफ द नॉर्मल चली गई, ठीक है। अब किसी ने हमें पूछ लिया कि फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एकदम ध्यान से, थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू 2 ढूंढेंगे, थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू 2 ढूंढेंगे, और 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 ढूंढेंगे, और 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 ढूंढेंगे, तब हमें थर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू 1 मिल जाएगा। वापस एक बार क्या किया है, किसी ने हमने क्या पूछा है, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू
वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम क्या करेंगे, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ढूंढ लेंगे, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ढूंढ लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो हमें वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिल जाएगा। कैसे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट नीचे आएगा, फिर ये ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैंसिल, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो वही तो पूछा था, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वन पूछा है, तो थर्ड टू के रिस्पेक्ट में, थर्ड टू के रिस्पेक्ट में और टू वन के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसा, 3 2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, 2 1 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 3/1 मिल गया। 3/1 को क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। वही पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब रिफ्रैक्शन का एक आखिरी कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर बोर्ड्स के न्यूमेरिकल देख लेंगे, तो ये सारे इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आखिरी रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक हमारे पास ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कैसी होती है दिखने में, शायद से देखा हो तो ऐसे करके ऐसे ग्लास स्लैब होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस में जो टेबल होती है उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखी होती है, नीचे टाइम टेबल होता है। ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं हम। ग्लास स्लैब को ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने पर हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो ऐसा एक रेक्टेंगल हमने बना दिया। ठीक है, अब हम यहां से रे भेजेंगे, ये एयर हो गया, ग्लास स्लैब हो गया और एयर हो गया। यहां से हमने रे को इंसिडेंट कराई, उसको बोल देंगे IR यानी इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां से हमने क्या बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और रे ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन वो क्या कर गई, बेंड कर गई। कहां पे, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। क्यों, एयर क्या है, रेरर है, ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर। रेरर से डेंसर में जाएंगे तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने यानी रे कैसी हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहां पे वापस से एक नॉर्मल बनाया। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या, कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में, यानी डेंसर से रेरर में, डेंसर से रेरर में, यानी फैल जाएगी, फैल जाएगी। यानी ये ऐसे जाना चाहती थी लेकिन फैल रही है, रेरर में जा रही है, तो अवे ऑफ द नॉर्मल ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो नई रे निकली है, वो नई रे को हम बोल देंगे इमर्जेंट रे। ER लिखा है मैंने, हमें पूरा लिखना है, इमर्जेंट रे। ठीक है, जो नई रे निकली उसे इमर्जेंट रे बोल देंगे। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें कुछ कंक्लूजन लिखने होंगे, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं वाला टॉपिक। तो कंक्लूजन में हम पहला कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि जो ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो इमर्जेंट रे है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी, इमर्जेंट रे ऐसी निकली, नई रे ऐसी निकली। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो वही लिखा है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी हमेशा। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस होता है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का, पैरेलल डिस्टेंस जो होता है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे लेटरल हम शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो वही सेकंड पॉइंट लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एस का इक्वेशन होता है वो होता है टी यानी ये थिकनेस ग्लास स्लैब की, 1 - 1 अपॉन ईटा, ईटा यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ईटा तो कांस्टेंट है, ग्लास स्लैब हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 1 बचा क्या, थिकनेस। थिकनेस को हम वेरी कर सकते हैं, यानी एस जो होगा, ये शिफ्ट का जो डिस्टेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन पे होगा, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि अगर हमने थिकनेस कम लिया तो ये डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे थिकनेस T1 कैसा है, कम है, तो पैरेलल शिफ्ट भी कम है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। जैसे थिकनेस कम लिया, पैरेलल शिफ्ट भी कम आया। ठीक है, अगर हमने थिकनेस बढ़ाया, T2 बढ़ा लिया तो क्या हो गया, शिफ्ट भी बढ़ गया, S2 भी बढ़ गया। यानी कि थिकनेस को बढ़ाने पर ये भी बढ़ रहा है, थिकनेस को घटाने पर ये भी घट रहा है। यानी शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, T1 ग्रेटर देन T2। T1 ये हमारा थिकनेस T1 है, ये लेस देन T2 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो शिफ्ट है S1 वो कैसा होगा, लेस देन S2 आएगा। यानी T और S एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है,
तो वही बात यहाँ पे लिखी है, एज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज इंक्रीज्ड। अगर यहाँ से हमने ऐसा इंक्रीज किया तो पैरेलल शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, देन पैरेलल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट विल आल्सो बी इंक्रीज। सो आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब बोर्ड के कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। एब्सोल्यूट बोले तो वही मीडियम का ग्लास का ही देके रखा है, रिस्पेक्ट कुछ दिया नहीं है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ईटा जी 1.5 है, एंड दैट ऑफ द केरोसिन इज 1.44। ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का ईटा की बोल दिया 1.44 है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। क्या बोला है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन को क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन बोल देंगे। ग्लास का 1.5 दिया है, केरोसिन का 1.4 दिया है, तो आंसर हमारा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन इतना आ जाएगा 1.04। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, कितना है? 5/4। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, कितना दिया है? 4/3। तो 4/3 लिख लिया। और पूछा क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे। हमने यहाँ पे ये वाला लिया है तो हमने लिख लिया ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को कैसे लिख पाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया क्या किया? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू क्या है? एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी एयर से एयर ये कैंसिल। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको क्या लिखेंगे हम? यही तो लिखेंगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 5/4 है तो लिख लिया 5/4। ग्लास विथ एयर तो ढूंढना है, एयर विथ वाटर दिया है, एयर विथ वाटर नहीं दिया, वाटर विथ एयर दिया है। तो हमने देखा था एक चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2, याद है? तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन वाटर विथ एयर। ठीक है, 5/4 एज इट इज रखा, ये ढूंढना है 1 अपॉन वाटर विथ एयर देके रखा है, वाटर विथ एयर 4/3 लिख लिया। ये ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा। हमें ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए तो 5/4 एज इट इज डिवाइड बाय 3/4, ये ऊपर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 5/3 आंसर आ जाएगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना? 1.6। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम शुरुआत कर लेते हैं मिरर्स की। तो मिरर्स में बेसिक 3 टाइप आते हैं। पहला तो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो सिंपल सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारी पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस यानी क्या? सिल्वर कलर ब्लैक कोटेड करते हैं हम। ठीक है, और आई बराबर आर, ये सारी बातें हमने प्लेन मिरर की तो कर ली है। प्लेन मिरर के न्यूमेरिकल आते नहीं है, सिंपल से होते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं ये 2 मिरर के, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। अब ये दोनों ही मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर यानी क्या? हमने एक स्फीयर लिया है और वो स्फीयर में से हमने मिरर को कट किया है, तो वो जो मिरर निकल के आया वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो मिरर को हम बोल देंगे स्फेरिकल मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर स्फेरिकल मिरर कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही मिरर को एक स्फीयर में से कट किए गए होते हैं। जैसे कि हम एक फुटबॉल ले लें, फुटबॉल में से हम एक पोर्शन कट कर ले तो ऐसा पोर्शन दिखेगा। वो फुटबॉल स्फीयर है तो स्फीयर में से कट किया है तो उसे हम बोल देंगे स्फेरिकल पोर्शन या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आई होप स्फेरिकल मिरर क्या है वो समझ में आ गया होगा। स्फीयर में से कट करते हैं कुछ पोर्शन। पहला मिरर होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ये साइड की होती है, पॉलिश सरफेस होती है ये साइड की होती है। ये हम ऐसे बोल देंगे, ऐसे रखा है तो इंसिडेंट रे यहां से आएगी, यहां से आ नहीं पाएगी क्योंकि यहां से क्या है? सिल्वर कलर ब्लैक कोटेड है। पॉलिश सरफेस ये है हमारी, ये अंदर की साइड की पॉलिश सरफेस है। ठीक है, अच्छा, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कर्व्ड इनवर्ड होती है, ऐसे अंदर की साइड होती है, कर्व्ड इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड इनवर्ड। तो वही लिखा है, सच मिरर इज मेड फ्रॉम दिस स्फेरिकल मिरर। देख लिया, स्फीयर में से बनाया है और उसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड इनवर्ड होती है, कर्व्ड इनवर्ड होती है। ठीक है, अंदर की साइड होती है, कर्व्ड इनवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे रे ऐसे आई तो ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट करती है।
ठीक है। यानी कि ये जो मिरर है वो रे को क्या करता है, पास में लाता है। पास में लाना यानी कन्वर्ज करना, दूर भेजना यानी डाइवर्ज करना। तो ये मिरर क्या करता है, रे को कन्वर्ज करता है। इसलिए ये जो मिरर है उसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो वही बात लिखी है, दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि रे को वो कन्वर्ज कर देता है। तो कॉनकेव मिरर के बारे में समझ में आ गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होती है और रे को पास में लाता है, कन्वर्ज करता है, तो उसे कन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं। उसी तरीके से दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर का ही टाइप है। उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, ऐसे पीछे, ये इनवर्ड था, ये इनवर्ड था, ये कर्व्ड आउटवर्ड था, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वही लिखा है, सच मिरर मेड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, ऐसे होती है। ये इनवर्ड अंदर की साइड, ये आउटवर्ड बाहर की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसे रे आती है तो ये रे को फैला देता है, दूर दूर ले जाता है, फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। कॉनकेव में कर्व्ड इनवर्ड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड होती है। ये रे को पास में लाता है, कन्वर्जिंग मिरर है। ये रे को फैला देता है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये बात भी इतनी समझ में आ गई। अब इसके अंदर रे डायग्राम्स आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिक चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट बेसिक चीज है इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके स्पेसिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मिरर बना दिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर बना दिया। इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है पी यानी पोल। पोल जो होता है वो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। मिरर ये है हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पोल का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। और जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पोल से ही मेजर करते हैं, याद रखने वाली बात है। जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से ही करते हैं। तो वहां पे लिखा है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये हमें 2 या 3 मार्क्स में कोई भी टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तब ऐसे हमें लिख के आना है, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या, अभी अभी हमने देखा ये मिरर कहां से कट किए जाते हैं, स्फीयर में से। तो एक स्फीयर है, उसमें से हमने एक पार्ट कट कर लिया, उसको स्फेरिकल मिरर बोल दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या, जो स्फीयर, एक स्फीयर है, वो स्फीयर का वो क्या है, सेंटर है, जिसमें से हमने ये मिरर को कट किया है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कौन से सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम विच वी कट द स्फेरिकल मिरर। वापस एक बार, एक स्फीयर है, वो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, वो सेंटर वाले स्फीयर में से हमने ये मिरर कट किया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, वो स्फीयर का सेंटर जिसमें से हमने स्फेरिकल मिरर कट किया है। तो वही लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कौन सा स्फीयर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम विच वी स्फेरिकल मिरर इज कट, ये वाला मिरर जिसमें से कट किया है, वो जो स्फीयर में से कट किया है, वो स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड फोकस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा पड़ेगा, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब फोकस की बात कर लेते हैं, फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस यानी क्या, कि यहां से अगर एक रे आई तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, यहां से एक रे आई तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। यानी फोकस क्या है, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे सारी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। वापस एक बार, फोकस यानी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे सारी मीट करती है, उसको फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फोकस के बारे में, कहां पे लिखा है, ये रहा, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट है जहां पे ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाती है, जिसे हम फोकस बोल देंगे। दूसरा एक अपर्चर आता है, जो मैंने लिखा नहीं है, ये जो लेंथ होती है मिरर की, उसको हम अपर्चर बोलते हैं, नोट्स में डाल देना, अपर्चर, लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। और हमारे सिलेबस में बहुत ही स्मॉल अपर्चर के मिरर होते हैं, एकदम छोटे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ले लेते हैं हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी क्या, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ एफ बोल देंगे। तो वही लिखा है फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड
फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और आखिर में हम ले लेते हैं आर, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या, ये हमारा क्या था, पोल था, ये स्फीयर का सेंटर था, स्फीयर के सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो स्फीयर का रेडियस है, वो स्फीयर का रेडियस है जिसमें से हमने मिरर कट किया है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी है कि अगर R हमारा 50 है तो F हमारा हमेशा 25 होगा, R 100 है तो F हमेशा 50 होगा, R 60 है तो F हमेशा 30 होगा। यानी फोकल लेंथ कैसा होगा, F कैसा होगा, आधा होगा, किसके, R के। F कैसा होगा, R का आधा होगा। तो F कैसा होगा, F कैसा होगा, R का आधा होगा, R/2। अगर R 50 है तो F 25 होगा, R 60 है तो F 30 होगा। ये बात याद रखनी है। और ये इक्वेशन पे से हम R को सब्जेक्ट बनाते हैं तो R = 2F आ जाएगा, R = 2F आ जाएगा। ठीक है, अब दो सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी क्या, कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। फिर दूसरा आता है इमेज कहाँ पे बनी है, तो इमेज जहां पे बनी हो, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, उसे इमेज डिस्टेंस बोल देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन होती है, वो समझनी जरूरी है, न्यूमेरिकल के अंदर बहुत काम आएगी हमें। ठीक है, साइन कन्वेंशन यानी क्या, कि कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना के रखी है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस सारे हमेशा पॉजिटिव लेने हैं और नीचे के डिस्टेंस सारे हमेशा नेगेटिव लेने हैं। उसी तरीके से वैक्स मिरर की बात करें तो ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव लेने हैं, ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव लेने हैं, नीचे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव लेने हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे के नेगेटिव। तो वही बात लिखी है, डिस्टेंस अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, और डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चलेंगे और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव मान के चलेंगे। यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर चले तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। कैसे, देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के अंदर रे ऐसे इंसिडेंट होगी, यानी ये डायरेक्शन कौन सा हो गया हमारा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक है, वो पॉजिटिव मान लेंगे, उसके ऑपोजिट सारे नेगेटिव मान लेंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें पूछा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होता है, पोल से। देखा हमने, पोल से मेजर होता है, यानी पोल से हम ऐसे जाएंगे, पोल से हम ऐसे जाने वाले हैं। ठीक है, पोल से ऐसे हम मेजर करने जाने वाले हैं। अच्छा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। पोल से ऐसे हम मेजर करने वाले हैं, यानी ये तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो ये डायरेक्शन नेगेटिव मानेंगे, यानी कि हमारा फोकल लेंथ कैसा आएगा, माइनस में आएगा। किसका, कॉनकेव मिरर का। उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी C और P के बीच का डिस्टेंस। हमेशा हम सारे डिस्टेंस कैसे मेजर किए जाते हैं, पोल से। तो हम पोल से ऐसे जाने वाले हैं, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव माना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो सीधा याद रख लेना क्या, कि फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर का कैसा होगा, नेगेटिव होगा। खत्म, कैसे आया वो बता दिया, लेकिन याद रख लेना कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। ठीक है, अब यही चीज हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर हमने ये कर्व्ड आउटवर्ड बनाया है, यहाँ पे हम F और C लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये स्फीयर ऐसे होगा ना, ऐसे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, फोकस इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रे कहां से इंसिडेंट होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रे यहां से इंसिडेंट हुई तो ये डायरेक्शन कैसा मान लिया हमने, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। किसी ने हमसे पूछ लिया कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ P और F के बीच का डिस्टेंस होता है, हम कैसे मेजर करेंगे, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होते हैं, तो पोल से हम ऐसे जाएंगे, पोल से ऐसे गए, कौन सी डायरेक्शन में गए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसी है,
पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, तो पोल से हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऐसी वही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, तो वही बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, ये सारे डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हमने मेजर किए तो पॉजिटिव आ गए, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। एंड ऑल द डिस्टेंसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, यानी कि इंसिडेंट रे ऐसा था, हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंसेस सारे, यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। सो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें तो रे डायग्राम बनाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ इसके रूल्स होते हैं वो हमें याद रखने होंगे। सिंपल से रूल है। रूल नंबर, पहले कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये एफ और ये सी है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास होगी, खत्म। यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हुई, फोकस में से पास हुई। ठीक है, इसका ऑपोजिट देखें, यानी कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। यानी अगर पासिंग थ्रू फोकस हुआ, फोकस से पास हुई तो कैसी बन गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सिंपल सा रूल है। पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई, फोकस से आई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होके। यही रूल यहाँ पे भी सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, हमने क्या लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो ये जो डाइवर्जिंग रे है इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी। अपरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये रे कहां से निकल रही है, फोकस में से निकल रही है। ऐसा लग रहा है ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, फोकस में आ रही है, ऐसा लग रहा है अपरेंटली। यहाँ पे एक्चुअल में फोकस में से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ऐसा लग रहा है कि फोकस में से निकल रही है, तो वही लिखा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो पासिंग थ्रू फोकस, कैसे, अपरेंटली पासिंग थ्रू फोकस, लग रहा है, अपरेंटली का मतलब होता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट देखें, यानी कि अगर फोकस में से हम पास करवाए, ऐसे हमने लाइन बनाई है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो फोकस में से पास हो रही है। तो जब भी इंसिडेंट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बन जाएगी, तो वही लिखा है पासिंग थ्रू फोकस, कैसे, अपरेंटली, तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल हमें क्या बोलता है कि जब भी रे इंसिडेंट पोल पे होती है, कहां पे होती है, पोल पे होती है, तब रिफ्लेक्ट कैसे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बन चुका है, नॉर्मल बन चुका है। यानी ये 30 पे आई तो ये 30 पे जाएगी, ये 40 पे आई तो 40 पे जाएगी, 50 पे आई तो 50 पे जाएगी, ऐसे अगर आई तो ऐसे ही चली जाएगी, 0 पे आई तो 0 पे चली गई। आई वो बात समझ में आ रही है। वही चीज कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। पोल पे आई इंसिडेंट हुई तो आई बराबर आर से 30 पे आई तो 30 पे निकल जाएगी, क्यों, ये नॉर्मल है इसलिए। बात इतनी समझ में आ गई होगी। थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुई तो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल जाएगी, खत्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल गई, फोकस में से आई तो पैरेलल निकल गई, पोल पे से आई तो आई बराबर आर से निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे, हमने रे ऐसे इंसिडेंट कराई, ये रे को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। तो जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लग रहा है कि पास हो रही है तो रे रिफ्लेक्ट जो हो रही है वो भी लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। सो आई होप इतने रूल समझ आ गए होंगे। ठीक है, एक और छोटी सी चीज क्लियर कर लेते हैं रे डायग्राम बनाने से पहले, जो कि होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसके बाद तुरंत हम रे डायग्राम बनाने की शुरुआत कर देंगे क्योंकि बेसिक सारा हो रहा है हमारा, ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रियल इमेज यानी क्या, तो रियल इमेज यानी ऐसी इमेज जब दो एक्चुअली रे मीट कर रही है तब बन रही है। ठीक है, रियल इमेज कैसे बनती है, जब दो रे एक्चुअल में मीट कर रही है तब अगर इमेज बनती है तो उसे हम रियल इमेज बोल देंगे। तो वही लिखा है व्हेन एक्चुअली टू रेज विल मीट और फॉर्म्स द इमेज। अब इमेज बनाएगी तो उसे रियल इमेज बोल देंगे। और ये जो रियल इमेज है वो हम स्क्रीन पे
देख सकते हैं या फिर ये इमेज स्क्रीन पे आ सकती है, ऑब्टेन कर सकते हैं ऐसी इमेज को स्क्रीन पे। तो वही लिखा है रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन। जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर पे हम इमेज देख सकते हैं क्योंकि वो रियल है, ठीक है। तो स्क्रीन पे अगर इमेज देख पा रहे हैं तो उसे रियल इमेज बोल देंगे, या फिर ऐसी इमेज जब दो एक्चुअली रे मीट करेगी तब बनती है, उसको रियल इमेज बोल देंगे। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। प्रोजेक्टर में क्या होता है? स्क्रीन पे इमेज बनती है, ठीक है, उल्टी दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टर में एक लेंस लगा होता है, वो उल्टी इमेज को सीधी कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से वर्चुअल इमेज यानी क्या? तो ऐसी इमेज जब दो रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है तब बन रही है, ठीक है। यानी ऐसा लग रहा है कि दो रे मीट कर रही है तब इमेज बन रही है, यानी एक्चुअल में जब दो रे मीट नहीं करती तब जब इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो लिखा है व्हेन एक्चुअली रेज आर नॉट मीटिंग, एक्चुअल में रे मीट नहीं कर रही है लेकिन कैसे लग रहा है? अपरेंटली रे मीट कर रही है, अपरेंटली मीटिंग एंड फॉर्म्स द इमेज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। यानी लग रहा है कि मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और ऐसी इमेज स्क्रीन पे हम नहीं देख पाएंगे। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन दी स्क्रीन, ठीक है। जैसे कि आईना है, आईने में हम हमारा मुंह देखते हैं, ठीक है। अब हम हमारा मुंह देख रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि वो इमेज हम स्क्रीन पे थोड़ी देख पाएंगे, वो तो आईने के अंदर दिख रही है हमें, ठीक है। जैसे कि आईने से 10 फुट दूर खड़े हैं तो इमेज भी 10 फुट अंदर होगी, 10 फुट अंदर होगी, यानी मिरर के पीछे देखने को मिलेगी, ऐसे समझ सकते हैं। अंदर यानी पीछे, ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि आईना तो पतला सा होता है और हमारा इमेज 15 फुट 10 फुट अंदर है। अगर 10 फुट हम देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, तो यानी बिहाइंड दी मिरर हमें दिखेगा, ठीक है। खैर इतना डिटेल में जाना नहीं है। इन शॉर्ट वर्चुअल इमेज यानी कि जब एक्चुअल में रे मीट नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि रे मीट कर रही है, तब जब इमेज बनती है तो उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और स्क्रीन पे ये इमेज हम ले नहीं पाएंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। रियल यानी एक्चुअल में मीट करेगी, ठीक है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी, अपराइट डाउन, उल्टी होगी। वर्चुअल इमेज कब बनेगी? एक्चुअल में रे मीट नहीं करेगी, लग रहा है रे मीट कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बने। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? सीधी होगी, यानी इरेक्ट होगी, ठीक है। अब इतने बेसिक लेने के बाद हम रे डायग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की। तो यहाँ पे रे डायग्राम हम कॉनकेव मिरर का बना देते हैं। इसमें 6 अलग अलग केस है, ठीक है। तो केस नंबर 1 हम लेंगे। केस नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पे। ये हमारा हो गया कॉनकेव, ठीक है। ये हो गया एफ, यहाँ कहाँ पे सी होगा, ठीक है, कॉनकेव हो गया। पहला केस हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे रखा है। हमेशा इनफाइनाइट डिस्टेंस से पैरेलल रेज आती है, याद रखना। इनफाइनाइट डिस्टेंस से पैरेलल रेज आती है। किसके पैरेलल रेज आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई तो रूल नंबर क्या 1 क्या बोलता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? फोकस में से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे दो रे एक्चुअल में मीट कर रही है और इमेज बना रही है, तो इमेज का बनी? इमेज बनी फोकस पे, ठीक है। और एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, यानी इमेज कैसी बनी? रियल बनी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी होती है, यानी इन्वर्टेड होती है। ये इमेज का साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, इमेज का साइज पॉइंट साइज है, यानी बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है, तो इसका साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। आई होप फर्स्ट केस क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाते हैं। ऑब्जेक्ट को हम जस्ट सी के पीछे रखते हैं, जस्ट सी के पीछे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी करते हैं, जस्ट सी के पीछे रखते हैं, ठीक है। एक रे निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? रूल नंबर 1 फोकस में से जाएगी, तो फोकस में से आ गई, ठीक है। ये रे फोकस में से चली गई। रूल नंबर 2 लेते हैं। कहां पे जाएगी? पोल पे से इंसिडेंट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे दो रे मीट कर रही है, यानी यहाँ पे इमेज बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है? सी और एफ के बीच में, तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है। और ये इमेज का साइज कैसा होगा? ये थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा है, यानी छोटा है, यानी थोड़ा डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है, छोटा सा है, ठीक है। अब ये जो इमेज बन रही है, क्या एक्चुअल रेस के मीट होने की वजह से मिल रही है? तो हम बोलेंगे हाँ, एक्चुअल में रेस मीट कर रही है। और एक्चुअल में जब रेस मीट करती है तो कैसी इमेज बनाती है? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी, इन्वर्टेड। तो देख सकते हैं ये सीधी है, ये उल्टी है, तो इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? केस 3 में और आगे लाएंगे। अब सी पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे? सी पे रख दिया, सी पे रख दिया। पहला रूल अप्लाई करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास हो गया, ठीक है। दूसरा रूल अप्लाई कर सकते हैं, यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, पोल पे भी इंसिडेंट करा सकते हैं, ठीक है, तब भी सेम आएगा। तो हम वही रूल लगाएंगे, फोकस में से पास किया तो कहां से निकला? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वापस एक बार,
ये क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से निकला, वही रूल अप्लाई करेंगे लेकिन उल्टा वाला, फोकस में से पास कराया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रे मीट कर गई, यहाँ पे इमेज बन गई। इमेज कहाँ बनी, सी पे ही बनी। इमेज कहाँ पे बनी, सी पे बनी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी सी पे बनेगी और साइज भी कैसा होगा, सेम साइज का होगा, इमेज का साइज सेम होगा। यहाँ पे एक्चुअल रेज मीट कर रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी यानी इन्वर्टेड होती है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर मुझे सेम साइज की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सेम साइज की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सी पे रखे। ठीक है, अच्छा, और ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे यानी सी से आगे लाएंगे, यानी सी और एफ के बीच में रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रख दिया हमने। ठीक है, पहले हमने पैरेलल प्रिंसिपल टू एक्सिस के पैरेलल निकाला तो फोकस में से पास हो गया। ठीक है, दूसरा हमने ये एंगल पोल पे इंसिडेंट किया तो ये एंगल बराबर ये एंगल ऐसा करके निकल गया। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यानी इमेज यहाँ पे बनी, कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी बनी, सी के पीछे बनी। ठीक है, कैसी बनी, ये छोटी थी ये बड़ी, यानी थोड़ी सी एनलार्ज हो गई। एक्चुअल रेज मीट कर रही है इसलिए इमेज बनी। एक्चुअल रेज मीट करके जो इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है यानी इन्वर्टेड होती है। ठीक है, और आगे ले जाते हैं, अब एफ पे पहुंचा देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, एफ पे रख देते हैं। ठीक है, यहां से एक पैरेलल रे निकली, कहां से पास हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकली तो फोकस में से पास हो गई। दूसरी हमने पोल पे इंसिडेंट कराई, आई बराबर आर, ये रूल देखा है तो ऐसे करके ऐसे निकल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो पैरेलल रेज जा रही है और हमेशा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पैरेलल रेज एक दूसरे को मीट करती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पैरेलल रेज एक दूसरे को मीट करती है, जैसे कि रेल की पटरियां पैरेलल होती है एक दूसरे के, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों मीट करती है। अगर हम देखते हैं तो दोनों मीट करती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये यहाँ कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरे को मीट करेगी, यानी इमेज कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें मिलने वाली है। इमेज हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कुछ मिलने वाली है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्यों, ये रे पैरेलल है और पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें कुछ इमेज मिलने वाली है और इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ऐसे नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर पड़ा है, ये ऐसे जा रही है तो एकदम हाईली एनलार्ज्ड इमेज हमें मिलेगी। आई होप बात समझ में आ रही है, हाईली एनलार्ज्ड हमें इमेज मिलेगी। और यहाँ पे इमेज कैसी मिली हमें, इन्वर्टेड, उल्टी मिली। उल्टी इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल होती है, तो इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर भागती जा रही है। कैसे, इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे, और आगे लाए थोड़ा बियॉन्ड सी तो फोकस से पीछे, और आगे लाए सी पे लाए तो फोकस से और पीछे सी पे आ गया, सी से और आगे खिसकाया तो सी के पीछे चली गई इमेज। अब और आगे खिसकाया एफ पे लाए तो अब तो इनफाइनाइट चली गई इमेज। ठीक है, और आगे लाएंगे, एफ से और आगे लाएंगे, अब क्या होगा, इनफाइनाइट पे तो चली गई है इमेज, अब कहां जाएगी, तो मिरर के पीछे चली जाएगी, यहां पे चली जाएगी। ठीक है, वो होगा हमारा केस नंबर लास्ट 6। अब हम और आगे ले जा रहे हैं, यानी एफ और पी के बीच में ला रहे हैं, एफ और पी के बीच में ला रहे हैं, तब क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, फोकस में से पास हो गई। ठीक है, ये फोकस, ये ऐसे पास करना है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन करा, फोकस में से पास हो गई। दूसरी हमने पोल पे करवाई तो आई बराबर आर से रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों रे कैसी जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, यानी डाइवर्जिंग रे तो कभी भी मिलेगी नहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, पैरेलल तो मिल जाएगी, डाइवर्जिंग मिलेगी नहीं, ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे हम लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ये कि इसके पीछे और इसके पीछे, ये ऐसे जा रही है, इसके पीछे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि रे यहाँ कहाँ पे मीट हो रही है, तो इमेज ऐसी बनेगी हमारी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, या फिर इनसाइड द मिरर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। और यहाँ पे क्या एक्चुअल रेज मीट कर रहे हैं, नहीं, लग रहा है कि अपरेंटली रेज मीट कर रहे हैं, यानी लग रहा है, यानी एक्चुअल में तो है नहीं, रियल तो है नहीं, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, देख सकते हैं, सीधी, तो इरेक्ट होती है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये सारे 6 के 6 केसेस याद रखने, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम ले लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ और सिर्फ 2 केस आते हैं इसमें। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ और सिर्फ 2 केस आते हैं। पहला केस हमारा होता है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, कहां पे भी रख लो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और दूसरा केस आता है कि इनफाइनाइट के अलावा का कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट सम पॉइंट विच इज नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के अलावा का कोई भी। इसमें ये सारे केस नहीं आ पाएंगे। कौन सा, कि यहाँ पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, एट एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये बंद सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, यहाँ पे रखेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसलिए 2 ही केस है। कौन से 2
केस है, इनफाइनाइट पे रख लो या इनफाइनाइट के अलावा कोई भी पॉइंट रख लो। तो इनफाइनाइट पे अगर रखते हैं तो अभी अभी हमने देखा इनफाइनाइट डिस्टेंस से कैसी रे आती है, पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल। ऐसे एक पैरेलल रे आई, डाइवर्ज करके ऐसे निकल गया, पैरेलल होगा तो कहां से पास होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा लग रहा है फोकस में से पास होगा। यहां से पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, रूल नंबर 1, ऐसा लग रहा है फोकस में से पास होगा। यानी कि यहां पे दो अपरेंट रे मीट कर रही है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कैसी होगी, साइज बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। और यहाँ पे ये एक्चुअल रे से मीट होकर इमेज नहीं बन रही है, हमको लग रहा है कि रे मीट कर रही है, यानी रियल इमेज नहीं है ये। कैसी इमेज है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी यानी इरेक्ट होती है। फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड केस देख लेते हैं। अब हम इनफाइनाइट के अलावा कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट के अलावा, ये इनफाइनाइट पॉइंट है नहीं बोलेंगे, कोई भी पॉइंट है। यहां से एक रे पैरेलल निकली, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हुई तो ऐसा लग रहा है कहां से, पीछे एक्सटेंड करेंगे, फोकस में से पास हो रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरी रे हम पोल से पास करेंगे तो आई बराबर आर से निकल जाएगी। एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, कभी भी मीट करेगी नहीं। तो ये रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और ये वाला रे फोकस में से पास हो रहा है, यानी यहाँ पे अपरेंटली रे मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, अपरेंटली मीट कर रही है। अपरेंटली मीट कर रही है यानी कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कहां बनेगा, कहां बनेगा, पीछे बनेगा, या फिर पी और एफ के बीच में बनेगा, पी और एफ के बिहाइंड मिरर या पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, साइज थोड़ा सा छोटा होगा, यानी डिमिनिश्ड होगा। यानी कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो आई होप ये केस भी समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सारे मिरर का एक फॉर्मूला होता है, दोनों मिरर का, कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पे f क्या है, फोकल लेंथ है। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस आ जाएगी, ठीक है। 1/v, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। 1/u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला याद रखना है हमें। इसका डेरिवेशन हायर स्टैंडर्ड में आएगा, 12th स्टैंडर्ड में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ऐसा ही लेंस का फॉर्मूला आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा, खत्म, और कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली किसकी, मिरर की। मिरर के हमने रूल्स देख लिए, रे डायग्राम देख लिया, ठीक है। मिरर फॉर्मूला देख लिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम बात करते हैं लेंसेज की। तो लेंस जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब लेंस का मतलब क्या होता है, तो लेंस जो होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, पारदर्शी मीडियम होता है जिसमें से लाइट पास हो सकती है, ठीक है। पारदर्शी मीडियम होते हैं, और ये पारदर्शी मीडियम दो सरफेस से बाउंड होते हैं, दो सरफेस से बंद किए जाते हैं, जिसमें से एक सरफेस कंपलसरी स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। एक सरफेस कंपलसरी स्फेरिकल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक पारदर्शी मीडियम है, ठीक है, जो दो सरफेस से बाउंड है। यहाँ पे भी एक पारदर्शी मीडियम है जो दो सरफेस से बाउंड है, लेकिन कंपलसरी एक सरफेस कैसा होनी चाहिए, स्फीयर होना चाहिए। यहाँ पे भी एक पारदर्शी मीडियम है, ठीक है, जो दो सरफेस से बाउंड है। यहाँ पे भी एक पारदर्शी मीडियम है जो दो सरफेस से बाउंड है, लेकिन उसमें कंपलसरी एक कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, तभी जाके उसे लेंस बोलेंगे। दोनों साइड सीधा होगा, स्ट्रेट होगा तो उसे लेंस हम बोलेंगे नहीं, उसे ग्लास स्लैब बोल देंगे, ठीक है। तो वही बात लिखी है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कैसा मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्ट करेगा, लाइट को बेंड वगैरह करवाएगा। बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से अभी देखा बाउंड किया गया है। एंड वन मस्ट बी स्फेरिकल, दोनों में से एक तो स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों स्फेरिकल होंगे तो चलेगा, लेकिन एक तो स्फेरिकल होना ही होना चाहिए। अगर ऐसे बनाया तो, ऐसे बनाया तो क्या ये लेंस है, नहीं, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी क्या, ऐसा लेंस जो कि सेंटर में थोड़ा मोटा हो और एजिस पे पतला हो, सेंटर पे मोटा हो और एजिस पे पतला हो, थिक एट द मिडल या सेंटर एंड थिन एट द एजिस, जिसको क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रे ऐसे आई तो इसको कन्वर्ज करा देगा एक पॉइंट पे, यानी कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते थे, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ थी वो कैसी आती थी, पॉजिटिव। तो ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं
इसके दूसरे दो टाइप की सिंपल टाइप है। पहला आता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई यानी दो, कॉन्वेक्स यानी ऐसी सरफेस, बाई कॉन्वेक्स, दो सरफेस कॉन्वेक्स है। दूसरा आता है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो यानी क्या, एक सरफेस प्लेन है, दूसरी सरफेस वैक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस यानी क्या, ऐसा लेंस जो मिडल पे से पतला हो, थिन हो, और एच पे से मोटा हो, एच पे से मोटा हो। ठीक है, एच पे से मोटा, मिडल में से पतला, तो ये लिखा है थिक एट द एज, एच पे थिक एंड थिन एट द मिडल, मिडल पे पतला हो। अच्छा, ये लेंस क्या करेगा, ऐसे आया ऐसे कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, और उसका फोकल लेंथ कैसा आता था, माइनस आता था, इसलिए हम बोल देंगे कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ माइनस आएगा, याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी इसके दो टाइप है कॉनकेव लेंस के। पहला आता है बाई कॉन्वेक्स, बाई यानी दो साइड केव, बाई यानी दो साइड कॉनकेव। ठीक है, दूसरा आता है प्लेनो कॉनकेव, प्लेन यानी एक साइड प्लेन, दूसरा साइड केव, तो उसे प्लेनो कॉनकेव बोल देंगे। ठीक है, सो आई होप ये लेंसेज के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका भी रे डायग्राम आता है, तो इसके भी रूल आएंगे। रूल इसके एकदम सिंपल से है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर लेंस जो है उसका एक सेंटर होता है, जैसे कि मिरर का एक सेंटर होता था जिसे पोल बोलते थे, ऐसे ही लेंस का एक सेंटर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, उसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पी भूल जाएंगे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर रे जो हमारी है, इंसिडेंट रे, अगर ओ में से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई, तो वो सीधी ही निकल जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं, अनडेविएट हो रहेगी। अनडेविएट यानी अपना रास्ता भटकेगी नहीं, सीधा निकल जाएगी। वो चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। कॉनकेव लेंस में भी अगर हमने पास की ऑप्टिकल सेंटर से रे, तो अनडेविएटेड यानी अपना रास्ता भटके बिना सीधी ही निकल जाएगी। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे लिखा है कि रे पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, ओ से पास हुई, देन रिमेन अनडेविएटेड, अनडेविएटेड यानी सीधी ही निकल जाएगी। फर्स्ट रूल तो क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलता है, वही मिरर में देखा था वो, कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहां से पास होगी, फोकस में से पास होगी। ठीक है, और अगर फोकस में से पास हो रही है, यहाँ पे फोकस होगा एक और, ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे भी एक एफ होगा, इसको हम F1 बोल देंगे, इसको F2 बोल देंगे। ठीक है, याद रखना है सारी चीज। और यहाँ पे C नहीं बोलेंगे, 2 टाइम्स F1 बोल देंगे, और यहाँ पे C नहीं, C2 नहीं बोलेंगे, 2 टाइम F2 बोल देंगे। आई होप सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी। F1 F2, C1 C2 नहीं बोलेंगे, 2 F1 2 F2, ये इसका स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, F से पास किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्टेड सच दैट विल पास थ्रू दी फोकस, दैट विल पास थ्रू दी फोकस। और फोकस से पास कराई तो वाइसा वर्सा यानी फोकस से पास कराई तो पैरेलल, वही मिरर में देखा था वही लॉ है। ठीक है, ऐसे ही हम कॉनकेव लेंस की बात कर ले। कॉनकेव लेंस में अगर हमने ऐसे पास कराए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो उसे डाइवर्ज कर देगी, डाइवर्ज करेगी तो ऐसा लगेगा, पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसा लगेगा कि फोकस में से पास हो रही है। ठीक है, और अगर हमने फोकस में से पास करवाया, ये फोकस है, फोकस में से पास कराया, तो क्या बन जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। आई होप सिंपल से रूल है, समझ में आ गए होंगे। अब हम सीधा इसका रे डायग्राम चालू कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम 6 केसेस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने मिरर के बारे में पढ़े थे, कॉनकेव के पढ़े थे, ऐसे कॉन्वेक्स के 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम किसका, कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एज यूजुअल कहां रख देंगे, इनफाइनाइट पे रख देंगे, तो इनफाइनाइट पे रख दिया, ये हो गया O, ये F2, ठीक है, ये 2F2, ये F1 2F1, अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम F और C नहीं लिखेंगे, ये वाली साइड को F1 बोल देंगे, F1 2F1, ये वाली साइड को F2 2F2 बोल देंगे, खत्म। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस से कैसे रे आती है, पैरेलल रेज आती है। ये पैरेलल रेज क्या करेगी, मीट करेगी कहां पे, रूल नंबर 1 के हिसाब से फोकस में, तो यहाँ पे मीट कर गई। ठीक है, तो इमेज कहां बनी, F2 पे बनी, तो इमेज F2 पे बनी। इमेज कैसी बनी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड बनी। ठीक है, अब ये इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल या रियल, तो हम बोलेंगे रियल। क्यों, रियली 2 रे मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है और बन रही है, तो कैसी बनी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, खत्म। और आगे बढ़ेंगे इसको, और आगे कहां पे, बियॉन्ड 2F1, वहां पे बियॉन्ड C था, बियॉन्ड 2F1 रखा। यहां से एक रे पैरेलल निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस में से पास हो गई। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, अनडेविएटेड, रास्ता भटकी नहीं, ऐसे ही पास हो गई। ठीक है, और हमें कहां मिला, इमेज यहाँ पे मिला, यानी किसके बीच में मिला, F2 और 2F1 के बीच में। तो जब हमने बियॉन्ड 2F1 रखा था तो इमेज कहां मिला, F2 और
2f2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका साइज कैसा हुआ, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा है, यानी डिमिनिश्ड हो गया। एक्चुअल रेज मीट कर रही है इसलिए इमेज बन रही है, यानी ये रियल इमेज बनी। और रियल इमेज कैसी होती है, अपर साइड डाउन यानी इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट पे था, फोकस पे बना, और थोड़ा आगे लगे, फोकस से और थोड़ा दूर भागा, ठीक है। फोकस से और थोड़ा दूर भागा, कहां पे भागा, फोकस और 2f2 के बीच में, ठीक है। अब हम 2f1 पे रखेंगे और आगे लाएंगे और आगे लाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2f1 पे रखा, ऑब्जेक्ट है 2f1, पैरेलल रे आई, फोकस में से पास हो गई, ये फोकस में से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, अनडेविएटेड निकल गई, कहां पे बनी, 2f2 पे बनी, ठीक है। यहाँ पे 2f2 पे बनी, ठीक है। यानी और इमेज थोड़ी दूर गई, 2f2 पे बनी। कैसी साइज सेम साइज की बनी, और कैसी बनी, एक्चुअल रेस मीट करने पर बनी तो इन्वर्टेड बनी, यानी रियल बनी। रियल या हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अब इसमें भी कोई पूछ लेता है कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और मैं ऑब्जेक्ट को कौन से डिस्टेंस पे रखूं जिससे करके मुझे सेम साइज की इमेज बने, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज का इमेज बने, तो हम बोल देंगे 2f1 पे रखेंगे। और आगे खिसकाएंगे तो इमेज और पीछे जाने वाली है, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। ये रहा 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पे रखा, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, अनडेविएटेड निकल गई। यहाँ पे रे एक्चुअल में मीट करी, इमेज कहाँ भी नहीं, पहले यहाँ पे कहाँ था, 2f1 2 पे था, पीछे और चली गई, पीछे और चली गई, ठीक है। तो बियॉन्ड 2f2 मिल गया। और कैसी बनी, इसके कंपेयर में लार्ज बनी, यानी एनलार्ज लिख लेंगे। एक्चुअल रेज मीट करने पर बनी है, यानी रियल इमेज बनी है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड यानी अपसाइड डाउन होती है, ठीक है। अच्छा, फोकस पे लाएंगे तो और पीछे जाएगी इमेज, बियॉन्ड 2f1 2 पे तो चली गई थी, और पीछे जाएगी। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, f1 पे रखेंगे, यहाँ पे रखी, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या गई, फोकस में से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट निकल गई। अब यहाँ पे भी पैरेलल रेस कहाँ मीट कर रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट कर रही है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज ये वाली कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इनफाइनाइट भाग गई, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी। और कैसी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, हमेशा रियल होती है, ठीक है। और साइज कैसा होगा, एकदम लार्ज होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे चली गई है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हैं, इमेज दूर भाग रही है। f1 पे तो सीधा इनफाइनाइट पे चली गई, अब हम और पास में लाएंगे, यानी f1 और o पे, f1 और o के बीच में लाएंगे, तब क्या होगा, तो पीछे चले जाएगी इमेज। देख लेते हैं वो, यहाँ पे f1 और o के बीच में हमने रखा है इमेज, यहाँ पे a b ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से निकली, अनडेविएटेड ऐसे ही निकल गई। ये डाइवर्ज कर रही है, दोनों रे डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज कर रही है, मिलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ऐसा लग रहा है कि रेज मीट कर रही है, तो कि कहाँ पे इमेज बनी हमारी, 2f1 और f1 पे, ठीक है। 2f1 और f1 पे वही साइड लेंस की, यहाँ पे एक्चुअल में रेस मीट नहीं कर रही है और इमेज बन रही है, यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। साइज कैसा हो जाएगा, इसके कंपेयर में एनलार्ज, तो एनलार्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब दो केस हम ले लेंगे, किसके, ये कॉनकेव लेंस के। उसमें भी फर्स्ट केस में हम इनफाइनाइट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और दूसरे केस में अदर देन इनफाइनाइट कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, जैसे कि मिरर में देखा था। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना के रखा है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे रख दिया, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आई, ठीक है, ऐसे करके डाइवर्ज कर गई, डाइवर्ज करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो कैसा लगेगा, फोकस में से पास हो रही है, यानी यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है f1 पे, इमेज f1 पे फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेज है पॉइंट साइज है, यानी कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है। ये जो इमेज बनी, क्या एक्चुअल रेस के मीट होने के कारण बनी, नहीं, यानी रियल तो है नहीं, अपरेंटली मीट हुई तब बनी, लग रहा है तब मीट हुई, यानी वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस देख लेते हैं। अब इनफाइनाइट के अलावा कोई भी पॉइंट ले ले हम, यहाँ कहाँ पे हमने ये रख दिया कि जहाँ पे आप रख सको वहां पे रखना है। यहाँ से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डाइवर्ज हो गई, ऐसा लग रहा है फोकस f1 में से पास हो रही है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड हो गई, ठीक है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है रे, और ये अपरेंट रे है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है और इमेज बना रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, यानी वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, कैसी, इसके कंपेयर में छोटी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, और किसके बीच में है, f1 और o के बीच में इमेज बन रही है। सो आई होप ये रे डायग्राम भी अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज समझने के बाद अब न्यूमेरिकल का हम बेसिक क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है मैग्निफिकेशन, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मिरर के मैग्निफिकेशन की बात कर ले। मैग्निफिकेशन यानी क्या,
जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा हो गया है, या हमारा ऑब्जेक्ट इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना छोटा हो गया है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको मैग्निफिकेशन को बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज को HI बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO बोलते हैं। यही चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज को HI इज इक्वल्स टू M टाइम्स H0, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज, इमेज का जो साइज है वो कितना गुना ज्यादा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया है। ठीक है, जैसे कि इमेज का साइज मेरा 10 आया, ठीक है, मैग्निफिकेशन मेरा 2 का है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का हाइट एक्चुअल में 5 था, यानी ऑब्जेक्ट कितना था पहले 5 सेंटीमीटर था, और मैग्निफिकेशन के कारण वो बढ़ गया 10 हो गया। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन 2 गुना है यहाँ पे। यानी मैग्निफिकेशन यानी क्या, कि हमारा जो इमेज है वो कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है, 2 गुना बड़ा। बात समझ में आ रही है शायद से, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ना समझ में आए फॉर्मूला याद रख लो, हो जाएंगे न्यूमेरिकल, M इज इक्वल्स टू HI बाई HO। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला याद रखना है, M इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U। इसका हमने वो वाला फॉर्मूला याद रखा था, कौन सा मिरर फॉर्मूला क्या था याद है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। याद रखना मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला, HI बाई HO और M इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U। V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लेंस के मैग्निफिकेशन की। लेंस का मैग्निफिकेशन का भी सेम फॉर्मूला होएगा, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला सेम, M इज इक्वल्स टू HI बाय HO। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V बाय U की बात करें तो प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि लेंस फॉर्मूला जो है वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना है, यहाँ पे मिरर में क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। आई होप बात समझ में आ रही है। 1/f 1/v प्लस 1/u है मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट लेना है माइनस। यहाँ पे लेंस में माइनस है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन में प्लस ले लेना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि किसी ने हमें बोला कि मैग्निफिकेशन +2 है, +2 है, 2 क्या बताता है, एनलार्ज हो गया, 2 गुना हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज 2 गुना हो गया। प्लस क्या बताता है, प्लस ये बताता है कि जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, क्योंकि सारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव हम मानते हैं। तो +2 क्या बताता है, ऊपर बना है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऊपर बना है यानी कैसा बना है, सीधा बना है, सीधा बना है यानी इरेक्ट बना है, सीधा बना है। और इरेक्ट बना है यानी इरेक्ट कैसे होते हैं, हमेशा वर्चुअल होते हैं, ये समझ लिया था हमने। ठीक है, उसी तरीके से किसने हमें बोला मैग्निफिकेशन +0.5 है, 0.5 बोल रहे 1/2 है, आधा हो गया, आधा हो गया यानी मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो गया, यानी डिमिनिश्ड हो गया। प्लस साइन क्या बताता है, जो इमेज बना, जिसका मैग्निफिकेशन हुआ, इमेज बना, वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी इरेक्ट है, इरेक्ट है। इरेक्ट कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल है। ठीक है, किसी ने हमें बोला मैग्निफिकेशन है -2 है, 2 का मतलब क्या निकलता है, 2 का मतलब क्या निकलता है, डबल हो गया, यानी एनलार्ज हो गया, एनलार्ज हो गया, इमेज एनलार्ज हो गया। माइनस का मतलब क्या निकलता है, जो इमेज बना है, एनलार्ज होकर जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नीचे है यानी उल्टा है, उल्टा है यानी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है यानी रियल है, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, किसी ने हमको बोला मैग्निफिकेशन है -0.5। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या निकला, आधा हो गया यानी डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। माइनस का मतलब क्या निकला, जो इमेज बना आधा साइज का वो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कैसे होते हैं, रियल होते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लास्ट कंसेप्ट फिर न्यूमेरिकल देख लेते हैं बोर्ड्स के। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी क्या, कि हमारा जो लेंस है वो रे को कितना डाइवर्ज कर पाए, कन्वर्ज कर पाएगा, या कितना डाइवर्ज कर पाएगा, उसके पावर, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, यानी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ द रे। ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो ज्यादा पावर है, ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो ज्यादा पावर है, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। कितने डिग्री पे वो उसे कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, उसे पावर ऑफ लेंस बोल देंगे। पावर ऑफ लेंस यानी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रे इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, अगर f हमने मीटर में लिया है तब पावर का यूनिट होगा डायोप्टर। ठीक है, याद रखना, इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर देन यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, अच्छा, अभी हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो पावर ऑफ लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव। फिर हमने देखा कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, तो कॉनकेव लेंस का पावर भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस का पावर कैसा होगा, नेगेटिव। आई होप सारी बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। पीडीएफ नोट्स में सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब सीधा बोर्ड के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर को।
तो न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यानी ये वाला कर्व्ड आउटवर्ड वैक्स मिरर कितने डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से मेजर करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस माइनस हो या प्लस होगा, तो हम क्या बोला था, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट में से रे ऐसे आएगी, यानी ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे का पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन सारे नेगेटिव, यानी पोल से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, तो पोल से ऐसे हम जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कितना फोकल लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। फोकल लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे, तो पॉजिटिव आएगा फोकल लेंथ 15, या फिर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन किसका, इमेज का, पोजीशन यानी वी कहाँ पे है, वी यानी क्या, इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमें क्या ढूंढना है, v का वैल्यू ढूंढना है। नेचर, नेचर यानी क्या, कि वो रियल होगा या वर्चुअल होगा, वो ढूंढना है, ठीक है। दो चीजें ढूंढनी है हमें, ठीक है। कौन सा, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन यानी v, नेचर यानी वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अच्छा, कैसे ढूंढेंगे, क्या है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमें v का वैल्यू चाहिए, तो 1/v को सब्जेक्ट बना दिया, तो 1/f इधर ही रहेगा, माइनस यहाँ पे चला जाएगा 1/u, f का वैल्यू डाल देंगे +15 है, u का वैल्यू डाल देंगे -10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 10 यहाँ पे, ये 15 यहाँ पे, यानी 10 + 15 डिवाइडेड बाय 15 × 10, सिंपल सा ये ऑपरेशन है मैथमेटिक का, या फिर एलसीएम भी बोल सकते हैं। ये 10 + 15 25 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से जाएगा, तो ये 1/6, यानी v का वैल्यू क्या निकल के आया, 6, तो यहाँ पे लिख लिया v = 6 हो गया, ठीक है। v = 6 यानी +6 निकला, +6 निकला, +6 यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी हमारा इमेज यहाँ कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहाँ पे हमें v मिलेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन में। नेगेटिव आता तो ये डायरेक्शन में मिलता, ठीक है। तो +6 आया था, यानी ये डायरेक्शन में कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमें मिरर फॉर्मूला पता है, ठीक है, अरे मैग्निफिकेशन का, मिरर का फॉर्मूला पता है, m = -u/u, ये प्लस था तो माइनस करना है, -v/u, v अभी ढूंढा +6, u कितना है, -10, माइनस माइनस प्लस, यानी 6/10, यानी मैग्निफिकेशन क्या मिला, +0.6 मिला, +0.6। 0.6 का मतलब क्या निकला, 1 से कम है, 1 से कम है, यानी डिमिनिश्ड होगा, जो भी इमेज बनेगा वो। प्लस का मतलब क्या निकला, प्लस का ये मतलब निकला, जो मैग्निफिकेशन हुआ है, यानी डिमिनिश्ड जो हुआ है, इमेज जो बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, यानी यहाँ कहाँ पे, ये जो v है हमारा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ कहाँ पे ऊपर बनी है, ये ऊपर सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव, यानी ऊपर बनी है, ऊपर बनी है, यानी इरेक्ट बना है ना, इरेक्ट सीधा बना है, सीधा इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा आंसर। डिमिनिश्ड अगर ढूंढो तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें तो नेचर से मतलब है, इरेक्ट या वर्चुअल, ठीक। अच्छा, ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी देके रखी है, 5 सेंटीमीटर देके रखी है, यानी हाइट HO, ऑब्जेक्ट हाइट HO, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऐसे देके रखी है। प्लेस 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे F, यहाँ पे आगे कहाँ पे C होगा, कितने डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट को, 45 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे रख देके रखा है, 45 सेंटीमीटर पे। अब ये प्लस हो या माइनस, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से ऐसे इंसिडेंट रे निकल रही है, यो प्लस होगी, उसके ऑपोजिट नेगेटिव होगी। हमेशा सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, पोल से यहाँ आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो -45 है, ठीक है। ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी वापस ऐसे आ रहे हैं हम, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, पोल से डिस्टेंस मेजर किया तो नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ -30, या कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछा है हमें, फाइंड पोजीशन, पोजीशन यानी क्या, इमेज का पोजीशन ढूंढना है। एंड साइज, इस बार साइज भी पूछा है इमेज का, यानी HI पूछा है हमें, ठीक है, HI भी पूछा है। और तीसरा क्या पूछा है, फाइंड पोजीशन, नेचर, नेचर भी पूछा है, यानी रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक, या फिर वर्चुअल या इरेक्ट है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये क्या है हमारे पास, मिरर है, मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। हमें क्या पूछा है? पोजीशन यानी v पूछा है, 1/v को सब्जेक्ट बनाया 1/f, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा 1/u। बाद में वैल्यू रख देंगे, f का वैल्यू -30, u का वैल्यू -45, माइनस माइनस प्लस यानी 1/45 आगे ले लिया, -1/30 ले लिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 - 45 / 45 × 30, ये 15 आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आ गया, ये 90 से जाएगा, ये 90 से जाएगा, 90 से माइनस साइन, तो v बराबर -90 मिल गया, v बराबर -90 सेंटीमीटर मिल गया। यानी -90 सेंटीमीटर यानी क्या? ये डायरेक्शन प्लस उसका ऑपोजिट माइनस, यानी यहाँ कहाँ पे v हमें मिलने वाला है, ये हमें v मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, -90 हमें एक आंसर मिल गया। अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है, मैग्निफिकेशन क्या है? m = -v/u, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देना है। v अभी हमने ढूंढा -90, u देके रखा है -45, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस रहा, ये 2 से जाएगा, ठीक है। ये 45 × 2 2 से जाएगा, मैग्निफिकेशन कितना मिला? -2 मिला। 2 का मतलब क्या निकला? डबल हो गया, मैग्निफिकेशन डबल हो गया, यानी एनलार्ज हो गया, ठीक है, एनलार्ज हो गया। यानी कि ये 5 का था तो इमेज 10 का हो गया, ठीक है, डबल हो गया। और माइनस का मतलब क्या निकला? माइनस का मतलब निकला जो एनलार्जमेंट हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ, यानी इन्वर्टेड इमेज आई। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल इमेज होती है। तो ये एक आंसर हमारा नेचर का हो गया। अब साइज ढूंढ लेते हैं, इमेज की साइज ऐसे तो हमें पता लग गया है, डबल हुआ है तो इसका डबल 10 आना चाहिए, ठीक है। फिर भी मार्क्स चाहिए हमें तो ढूंढ लेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? m × h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m कितना है? -2 है, अभी हमने देखा। HO कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा है 5 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या बताता है? कि डबल हो गया है, 5 का डबल हो गया है। -10 क्या बताता है? कि नीचे मेजर कर रहे हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक लेंस का न्यूमेरिकल आखिरी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर देखिए रखा है, इस प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू मेजर करना है, ऐसे जाएंगे तो -30, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखा है। अगर नहीं समझ में आए तो रे ऐसे निकलेगी और फोकस में से पास होगी, तो ये फोकल लेंथ ऐसे मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 10 सेंटीमीटर, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन। पोजीशन यानी क्या? इमेज डिस्टेंस। नेचर यानी वो कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यानी यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखिए, ऑब्जेक्ट हाइट देके रखिए, तो HI भी पूछा है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कौन सा है? 1/f = 1/v - 1/u। मिरर में प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, 1/v = अपने को चाहिए v, तो v को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये u यहाँ पे आ जाएगा प्लस के साथ, f का वैल्यू 10 डाल दो, देके रखा है, इसका -30, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब 30 यहाँ, 10 यहाँ, 30 - 10 / 10 × 30, ये 20 डिवाइड बाई ये 0, ये 15 से जाएगा, ठीक है। 1/15, v का वैल्यू मिल गया 1/15। कैसा मिला? प्लस में मिला, प्लस में मिला, यानी ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, यानी यहाँ कहाँ पे हमें इमेज मिलने वाला है? v मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये आंसर एक मिल गया, पोजीशन मिल चुका है हमें, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? v/u। मिरर के लिए क्या था? मिरर के लिए क्या था? माइनस था, इसके लिए प्लस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऑपोजिट करना है प्लस। v ढूंढा हमने 15, ठीक है। u देके रखा है ऑब्जेक्ट, -30 कितना होगा? 2 से जाएगा, -1/2 यानी 0.5 यानी आधा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि जो डिमिनिश्ड हुआ इमेज जो बना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, ठीक है। माइनस नीचे बना यानी उल्टा बना यानी इन्वर्टेड बना। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल होती है। तो ये हमें किसका आंसर मिल गया? नेचर का आंसर मिल गया। अब साइज ढूंढना है, इमेज का साइज ढूंढना है, यानी HI चाहिए, तो हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, m = HI/HO, ठीक है। तो HI = m टाइम HO। m हमने ढूंढा -0.5 है, HO कितना है? 4 है, 4 है यानी आधा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट तो ये -5/10 लिख सकते हैं। ये जाएगा हमारा 2 से, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 से जाएगा, -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इमेज का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, माइनस बताता है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये 4 था तो ये 2 हो गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन कैसा आ गया? इसका आधा आ गया। तो यहाँ पे भी कुछ डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो ये पूरा हमने चैप्टर कवर कर लिया। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।